स्टूडेंट्स, आज अपन वेक्टर अलजेब्रा की और छठी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। पिछली 5 क्लासों में हमने वेक्टर अलजेब्रा की शुरुआत से लेकर के और उसकी समस्त परिभाषाओं को और फिर हम पहुंच गए थे दो सदिशों के अदिश गुणनफल तक हम पहुंच गए थे और एक्सरसाइज 10.3 जो थी वो दो सदिशों के अदिश गुणनफल से संबंधित थी। उसके 15 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब देखो आगे के जो अगले जो क्वेश्चन है 16, 17 और 18 3 क्वेश्चन और हैं इसके, और वो मैं बता देता हूँ। देखो 16 क्वेश्चन क्या है इसमें। 16 क्वेश्चन यह दर्शाइए कि बिंदु ए, बी और सी तीन बिंदु दे रखे, तीनों बिंदु सरेख हैं। ये बात अपने को चेक करनी है, ठीक है। तो हालांकि सरेख बिंदु के लिए हम पीछे भी करके आ चुके हैं, लेकिन वहाँ पर सरेख बिंदु नहीं पड़े थे, हमने वहाँ पर सरेख सदिश देखे थे, ठीक है। तो सरेख सदिश क्या थे कि दो सदिश अगर एक ही रेखा के समानांतर हो तो उनको सरेख सदिश बोल देते, या दोनों सदिश समानांतर हो तो भी उनको सरेख सदिश बोल देते। फिर एक ये देखा था कि एक सदिश को दूसरे सदिश के रूप में हम लिख रहे थे कि कोई भी एक संख्या, जैसे ए था सदिश, उसमें से कोई संख्या कॉमन ली और फिर वो बी बन गया, तो हम लिख दिया कि भी ए बराबर 2 गुणा बी या ए बराबर लेमडा गुणा बी। इस प्रकार से हमने लिखा था, पिछली क्लासों में देखे हैं। अब देखो इसी प्रकार से यहाँ पर अपने चेक करना कि तीनों बिंदु सरेख है क्या। तो तीन बिंदु सरेख होने के लिए देखो आगे एक और भी पढ़ेंगे हम तीन बिंदु सरेख होने के लिए, कि अगली जो एक्सरसाइज है ना 10.4 उसमें भी हम तीन बिंदु सरेख होने की कंडीशन पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर तरीका दूसरा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या करना है, तीन बिंदु सरेख होने की परीक्षा में नहीं पूछेगा तीन बिंदु सरेख होने के लिए कौन सा अगर क्वेश्चन आता है तो तीन बिंदु सरेख होने की स्थिति पूछ रहा है कि भी दर्शाओ कि तीनों बिंदु सरेख हैं। तो आप जो आए आपको जो तरीका आता है उसी से करें, ठीक है। ये छोटा है बिल्कुल ही। देखो क्या है कि तीन बिंदु दे रखे हम, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि ए बी सी तीनों, एक तो ए बी सदिश निकाल लेते हैं और एक बी सी सदिश निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो मैं एक सदिश निकाल रहा हूँ ए बी सदिश निकालने के लिए क्या था अपने पास तरीका कि ओ बी में से और ओ ए घटाएंगे कि भाई बी का जो स्थिति सदिश है और उसमें से आप ए का स्थिति सदिश घटाओगे, यानी बी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर अपन माइनस करेंगे। तो क्या आएगा देखो ओ बी है ना, तो ये इसका अगर पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो क्या आएगा 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप, ये बनेगा। तो ये अपने को बनाना नहीं है, ठीक है। तो उसमें से ये सीधा मैं माइनस करके लिख रहा हूँ, ठीक है ना। क्यों लिखे ओ बी और ओ ए क्यों लिखे, ठीक है ना। सीधा माइनस करते हैं इन दोनों बिंदुओं से, इसमें से माइनस करेंगे और आई जे के लगा देंगे, मैं बता चुका हूँ आपको। तो 2 माइनस 1, 2 में से 1 घटाओगे तो 1 बचेगा, यानी 1 आई कैफ। फिर प्लस 6 में से 2 हटाओगे 4 बचेंगे, 4 जे कैफ। और 3 में से 7 हटाओगे तो माइनस के 4 के कैफ। ये कौन आ गया, वेक्टर ए बी आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से वेक्टर बी सी निकालें तो बी सी बराबर क्या होगा, सी में से बी को माइनस कर लो तो क्या आएगा, 3 में से अगर हम 3 में से 2 घटाते तो 1 बचता तो आई कैफ। 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 4 जे कैफ। और 1 में से माइनस 1 में से 3 घटाओगे तो माइनस का 4 के कैफ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ए बी सदिश निकाला वही आया, बी सी सदिश निकाला वही आया, दोनों सदिश क्या गए, बराबर आ गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो इनकी दिशा भी एक ही है दोनों की, ये प्लस है ये प्लस है, ये माइनस है ये माइनस है, ये प्लस है, क्योंकि सेम सदिश है ये दोनों, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी जो है ना वो बी सी के बराबर आ गया, ए बी सदिश है वो बी सी बराबर आ गया, दो सदिश बराबर हो गए। अब दो सदिश बराबर हो गए तो हमने देखा था कि दो सदिश बराबर होते तो उनके लिए कंडीशन क्या थी कि दो भी सदिश अगर बराबर है तो एक तो उनका परिमाण समान आएगा, जैसे ए और बी अगर समान सदिश हैं तो उनका परिमाण समान आएगा और दोनों की दिशा से समान आएगी तो ही वो समान सदिश हो सकते हैं। अब ये हुआ कि ये तीन ए बी जो है परिमाण में समान है, साथ में इनकी दिशा भी एक ही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज़ तो तभी संभव हो सकती है, जैसे मान लो कि ए बी और सी, अगर मैं यहाँ पे इस प्रकार से पॉइंट दिखाऊं, ये ए ये बी और ये सी, ठीक है। अगर ए बी की दिशा तो ये होगी, बी सी की दिशा ये होगी और दोनों की दिशा एक ही है, ठीक है। साथ में दोनों में क्या आ रहा है, बी कॉमन पॉइंट भी आ रहा है। ये यूं भी बन सकता था कि भी ए बी और फिर जैसे दूसरा यहाँ बी की बजाय कोई और होता तो जैसे सी और डी सारे बन जाते, लेकिन मतलब वो होते आपके क्या नाम है, कोलिनियर, ठीक है ना।
अगर ए बी और सी, यहाँ ए बी होता है यहाँ सी डी लिख देते तो वो कोलिनियर हो जाते, लेकिन यहाँ तो सररेख की बात कर रहा है, नहीं तीनों बिंदु एक ही रेखा में, वो चेक करना अपने को। तो देखो अपन क्या करेंगे कि हमने ये निकाले कि ए बी निकाले, बी सी निकाले, दोनों ही की दिशा सेम आ गई, ठीक है, साथ में परिमाण भी समान है। साथ में एक चीज और है इसमें महत्वपूर्ण, वो ये है कि बिंदु बी जो है वो दोनों में आ रहा है। मतलब ये हुआ कि ये चीज तो तभी संभव हो सकती है कि ए बी और बी सी जो है वो उनकी दिशा तो तभी संभव हो सकती है जब ए बी ए और से शुरू होने वाली रेखा बी पर खत्म हो जाए, बी से शुरू सी के लिए जो रेखा जा रही है वो बी से शुरू होनी चाहिए, और दिशा इनकी एक ही है। तो ये क्या हो गया, एक ही दिशा है, इसलिए क्या होगा, ये सररेख हो गया। इसका मतलब ये होगा कि ए बी और बी सी के आगे बराबर आ गए। तो ये क्या चीज है, ये तभी संभव है जब ये क्या हो, सररेख हो, ठीक है ना, कि ए बी और बी सी बराबर आ रहे हैं। तो ए बी और बी सी बराबर आ रहे हैं क्योंकि बी जो है वो दोनों में कॉमन पॉइंट है, ठीक है ना, इसलिए सररेख हो गया, ठीक है। या फिर यूं कर लो कि आप इसकी बजाय अगर ए बी और ए सी निकालो, बी सी बजाय, अगर आप ए बी की जगह अगर आप बी सी एस सी निकालते हो, चलो ए सी निकाल लेते हैं, तो 3 में से 1 घटाओगे तो क्या बचेगा, 2 आई कैप, 10 में से 2 हटाओगे तो क्या बचेगा, 8 जे कैप, और -1 में 7 हटाओगे तो -8 के कैप। अब यहाँ से क्या हो गया, 2 और आई प्लस जे और माइनस के, सॉरी 4, 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो ये आ गया आई कैप प्लस 4 जे कैप -4 के कैप, ये आ गया। और इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए सी बराबर क्या हो गया, वेक्टर 2 गुणा वेक्टर ए बी। क्यों, क्योंकि ये ए बी तो है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सदिश जो है ना वो दूसरे सदिश के रूप में लिखा जा रहा है, तो ये क्या हो गई, सररेख सदिश हो गई, ठीक है ना। तो इस प्रकार से या तो यूं कर लो कि ए बी और बी सी निकाल लो, ठीक है, और देख लो कि दोनों सदिश अगर समान आ रहे हैं तो क्या हो गया, यानी दोनों सदिश समान भी है और इनका परिमाण भी समान है, तो दोनों समान है, और साथ में कह रहा है कि दिशा एक ही आ रही है, तो दिशा एक ही आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया भाई, समान सदिश दिशा एक ही होगी, तो क्या, और साथ में कह रहा है कि एक बिंदु जो वो दोनों में कॉमन आ रहा है, इसका मतलब वो चीज संभव तभी हो सकती है जैसे ये ए बी और सी तीनों की दिशा एक ही है, इसकी दिशा भी है, इसकी दिशा भी है, और साथ में कह रहा है कि बिंदु बी है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, इसका मतलब ये यहाँ पर बाउंडेशन लग गई कि बी ए और बी जो सदिश जहाँ खत्म होगा वहीं से बी सी सदिश शुरू होगा, क्योंकि ये बी से शुरू होने वाला है और दिशा यही है। हालांकि और यू शुरू हो सकता है, लेकिन उस समय क्या होगी, फिर इनकी दिशा चेंज होगी ना, तो फिर सररेख नहीं होंगे। तो ये कह रहा है कि ए बी और बी सी जो है बराबर आ रहे हैं, तो और साथ में कह रहा है कि बी जो वो दोनों में कॉमन है, इसलिए क्या हो गया, सररेख सदिश हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। आगे भी पढ़ेंगे सररेख के लिए और आएगा, तो आप कौन सा भी कर लो, चाहे तो ये कर लो ए बी बराबर ए बी निकालो और ए सी निकालो, एस सी को हम 2 गुणा ए बी लिख दें तो भी सही है, चाहे ए बी और बी सी निकाल लो, और फिर आप लिखोगे कि रीजन देखो कि ए बी और बी सी दोनों बराबर है, दोनों वेक्टर समान आए, मैंने लिखे थे दोनों वेक्टर समान आए थे, और साथ में कहोगे पॉइंट बी जो वो दोनों में कॉमन है, और ये तभी संभव है जब तीनों क्या हो, सररेख हो। अगर तीनों एक ही लाइन में होंगे तो ही ये चीज संभव हो पाएगी कि ए बी बराबर बी सी होगा, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि सदिश से 3 सदिश दे रखे हैं और एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। अब यहां पर देखो थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो अलग है, 3 सदिश दे दिए, 3 सदिश दे दिए। मैं देखो एक चित्र बनाता हूं, एक बार अपन कच्चा चित्र बना लेते क्योंकि अभी पता नहीं है अपने को कौन सा कोण समकोण है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग सदिश दे दिया, जैसे ये ए लिख देता हूं मैं, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग दे दिया सदिश बी, और इसके अंदर सदिश दे दिया सी। त्रिभुज नियम की तो पालना करेंगे, ठीक है। देख लो कौन कौन से कर रहे हैं त्रिभुज की नियम की पालना। देखो 2i प्लस 1i 3i बराबर हो रहा है ये, तो मतलब त्रिभुज नियम में ये होगा कि a प्लस बी बराबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये a हो गया, ये b ले लिया और ये c ले लिया मैंने, ठीक है। अब मैं चेक कर रहा हूं कि भी त्रिभुज नियम की तो पालना कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, इनमें ये देखना है कि कोई भी 2 सदिश जो है ना उसमें से कोण जो वो 90 डिग्री बनेगा, मतलब उनका a डॉट b अगर निकालेंगे तो 0 आएगा। तो देखो कौन से आने चाहिए हिसाब से, देखो यहाँ पर एक अनुमान भी लग रहा है कि क्या लग रहा है कि ये 2 भुजा है ना, त्रिभुज नियम से इन दोनों भुजाओं का ये प्लस ये बराबर ये आ रहा है, ठीक है। त्रिभुज नियम ये तो था कि त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग जो है वो तीसरी भुजा के, त्रिभुज नियम ये था कि त्रिभुज की 2 क्रमागत भुजाओं को अगर सदिश के रूप में व्यक्त किया जाए तो तीसरा जो सदिश भुजा है वो इसके परिणाम में व्यक्त करेगी। तो देखो ये अपना मैं ले लेता हूँ, चलो यहाँ ऐसे कर लेते हैं, कैसा बना लो चित्र बनाना एक बार अपने को, कच्चा चित्र, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ऐसे दिखा था हमने इसलिए मैंने इस चित्र को चेंज कर दिया, ये सी हो गया, ठीक है। हमने इस प्रकार से त्रिभुज नियम ये बनाया था।
ठीक है। अब देखो इनमें कोई भी दो सदिश जो है ना इनके बीच में कौन नब्बे डिग्री बनेगा, कौन सा देख लो, ठीक है ना। कहीं ना कहीं एक जोड़ा ऐसा बनेगा कि चाहे तो इन दो के बीच में 90 डिग्री बने, चाहे इन दो में बने, और चाहे पहला और तीसरे में 90 डिग्री कौन बने। मतलब कि ये होगा कि उनका अदिश गुणनफल निकालेंगे वो 0 आएगा, तभी तो वो समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है। भाई अदिश गुणनफल निकालेंगे तो उन दोनों सदिशों के बीच कोण 90 डिग्री होगा और तभी समकोण त्रिभुज बनेगा। तो देखो मैं लेता हूँ कि भाई ए बराबर तो अपने पास कितना 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी बराबर दे रखा है अपने को i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, और वेक्टर सी बराबर दे रखा है अपने को 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि क्या ये समकोण ये त्रिभुज बन रहा गया, पहले तो ये चेक करना है कि त्रिभुज बन रहा गया। तो त्रिभुज जब बनेगा जब ये सदिश नियम की पालना करेगा। तो देखो यहाँ पर क्या है कि भाई वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालते हैं, तो क्या रहा है 3i कैप, जोड़ दो इनको, माइनस 4j कैप और माइनस 4k कैप। इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी बराबर क्या हो गया वेक्टर सी हो गया, कि दो सदिशों का योग तीसरे सदिश के बराबर आ रहा है, तो वो क्या होगा त्रिभुज बनेगा। तो एक बात हो गई, त्रिभुज तो बन गए। अब इनका निकालना अपने को डॉट प्रोडक्ट किस किसका निकालें, देखो इन दोनों का निकाल लो, ठीक है। तो और वैसे भी देखो अगर भाई इन दोनों के योग के बराबर ही आ रहा है, ठीक है ना, तो इसका परिमाण तो ज़्यादा आएगा, ये तो निश्चित है। तो परिमाण ज़्यादा आएगा तो, और ये दोनों हैं इनके परिमाण दोनों कम आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ तो तभी संभव से मतलब यह एक आइडिया लग रहा है अपने को कि भाई इन दोनों का जो योग है वो इस सदिश के बराबर आ रहा है। इसका मतलब कि अगर बड़ी भुजा तो ये हो गई, ठीक है ना, और समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा कौन होती है कर्ण होती है। तो कर्ण जो शेष दो भुजा बची है वो क्या होते हैं लंब और आधार होती हैं, और लंब और आधार के बीच में तो 90 डिग्री कोण बनता है। इसका मतलब कोण 90 डिग्री तो इनके बीच में बनेगा, ठीक है। तो यहाँ ए डॉट बी देखो क्या आएगा, ये ए और डॉट बी निकालते हैं, ये इसको हमने ए लिया था और इसको हमने बी लिया था। देखो क्या आएगा, सीधा लिख रहा हूँ 2 गुणा आई, यानी 2i और डॉट आई डॉट, तो ये तो आ गया 2, जे डॉट जे 1 और माइनस माइनस प्लस 3, और के डॉट के 1 प्लस और माइनस, ये कितना गया 5 माइनस 5 बराबर क्या हो गया 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए डॉट बी 0 आ गया, तो ए डॉट बी 0 आ गया ना, इसका मतलब यहाँ पर ये जो कोण है ना ये कोण 90 डिग्री है। बस ये तो कच्चा चित्र बना रखा अपन ने, दिखने में यह दिख रहा है लेकिन बनेगा ये 90 डिग्री कोण, ठीक है। ये तो केवल एक समझाने के लिए बनाया था मैंने, मिटा करके इसको इस तरीके से बना सकते हैं, बस केवल एक समझाने के लिए बनाया था। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये कोण जो है वो 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कि भाई तीनों सदिश जो एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं, ये अपने चेक करना। तो सबसे पहले तो ये चेक करें कि क्या त्रिभुज बन रहा है इनमें। तो त्रिभुज कब बनेगा, जब कोई भी दो सदिश का योग तीसरे सदिश के बराबर आ जाएगा, क्योंकि त्रिभुज नियम यही है कि दो सदिशों का योग तीसरे सदिश के बराबर बनेगा, कि तीनों भुजाओं के अनुदिश जो सदिश है ना उनमें दो सदिशों का योग तीसरे सदिश के बराबर बनेगा, ठीक है। तो वो हमने देख लिया कि तीसरे दो का योग तीसरे बराबर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर कोई भी दो सदिश जो है उनके बीच में कोण है वो 90 डिग्री का होना चाहिए, समकोण तभी बनेगा, और 90 डिग्री का कोण है इसका मतलब उन दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था अपना 17 का। और क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये बढ़िया प्रश्न है भाई, ठीक है। देखो एक यदि शून्येतर सदिश वेक्टर ए का परिमाण ए है, यानी अपने को क्या दे रखा है मोड ऑफ ए जो है ना वो दे रखा है ए, और लेमडा एक शून्येतर अदिश राशि है, यानी लेमडा जो डज नॉट इक्वल टू 0 है, 0 नहीं है, ठीक है। तब लेमडा ए एक मात्र सदिश है यदि, तो ये लेमडा एक मात्र सदिश है, इसका परिमाण कितना आएगा एक ही तो आएगा, ठीक है। तो उस स्थिति में कह रहा है कि लेमडा का मान क्या करो, तो लेमडा बराबर क्या आएगा देखो, चलो लेमडा का मान 1 भी -1 भी, और ए बराबर लेमडा भी आ रहा है, ए बराबर 1/लेमडा भी आ रहा है। देखो क्या बन रहा है, परिमाण निकालेंगे तो लेमडा तो एक अदिश राशि है तो इसका परिमाण और वेक्टर ए का परिमाण बराबर 1, लेमडा मोड ऑफ लेमडा, ठीक है। और ये जो है ना वेक्टर ए का मान तो कितना दे रखा है अपने को, ए दे रखा है बराबर 1। अब देख लो इसमें से कौन सा आना चाहिए, ए बराबर 1/लेमडा का मॉडुलस ले सकते हैं क्या, लेमडा या तो यूँ करो कि भाई मोड ऑफ लेमडा का मान निकालो तो वो तो आएगा 1/a, लेकिन ऐसा ऑप्शन है नहीं, तो ए बराबर क्या हो गया, ए बराबर 1/मोड ऑफ लेमडा हो गया, ये हो गया। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर, ये एक्सरसाइज जो थी वो कंप्लीट हो गई, यानी अदिश गुणनफल है वो अपना कंप्लीट हो गया है, और अदिश गुणनफल के जितने भी क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज वो करवा दिए। जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो
आप खुद कर लें, आराम से हो जाएंगे। किसी प्रकार का कोई प्रश्न है ही नहीं इसमें जो कठिन हो, यानी कोई कठिनाई पैदा करे ऐसा कोई प्रश्न है ही नहीं। अब देखो एक्सरसाइज 10.4 चलेगी और उसमें क्या है, उसमें है दो सदिशों का सदिश गुणनफल, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आएगा पक्का, एक प्रश्न इसमें से होगा, एक उसमें से आएगा। ठीक है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, देखो क्या है, दो सदिश हमारे पास, तो गया वेक्टर ए और दूसरा कोई सदिश ले लिया अपन ने वेक्टर बी, और दोनों के बीच में कोण थीटा है। ठीक है, तो देखो अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, यहाँ पे ए क्रॉस बी निकालोगे तो वो क्या आएगा, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी और साइन थीटा और साथ में एन कैप आएगा। ये तो बन गया फॉर्मूला, अपने को इतना याद रखना है। ठीक है ना, देखो ये एन कैप क्या चीज़ है, ये एन कैप जो है ना, ये ए और बी जो है इन दोनों सदिशों के, ये दोनों सदिश किस में हो गए, तल में हो गए ना, तो इन दोनों सदिशों के लंबवत यूं। ठीक है ना, तो एन कैप तो हो गया, ये इसके लंबवत मैं इसको दिखा देता हूँ ऊपरी तरफ दिखा देता हूँ। इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये इसके लंबवत यूं है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये तो हो गया एन कैप। ठीक है, और एक इसके नीचे की तरफ भी होगा, अगर वो दिखाए तो वो माइनस एन कैप होगा। ठीक है, यानी एक तो ये हो गया यूं बाहर की तरफ, वो तो हो गया वेक्टर एन कैप, और एक इसके नीचे की तरफ। ठीक है ना, मेरे जो मार्क रहा उसकी दिशा नीचे की तरफ। ठीक है, तो वो हो गया माइनस एन कैप, यानी ये जो बाहर इस साइड दिख रहा ना, वो तो हो गया नीचे, बोर्ड के अंदर से जा रहा नीचे है ना, और ये है ऊपर। अब देखो एन कैप जो है वो क्या है कि ए और बी जो है इन दोनों के लंबवत कोई मात्रा सदिश है। तो एक चीज़ तो ये तय कर लें कि ए क्रॉस बी जब भी निकालेंगे ना, तो ए क्रॉस बी जब निकालते हैं तो इसमें एक एन कैप आएगा। ठीक है, और एन कैप क्या आएगा, इन दोनों सदिशों के लंबवत एक मात्रा सदिश होगा। ठीक है, सूत्र ये हो गया कि ए क्रॉस बी बराबर मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। थीटा जो है ना वो इन दोनों सदिशों के बीच का कोण होगा, और थीटा का जो मान है ना वो ग्रेटर देन इक्वल 0 और लेस देन इक्वल टू पाई, यानी थीटा का जो मान है वो इनके बीच में मिलेगा। ठीक है, तो अब अगर हम ए क्रॉस बी का परिमाण निकालें, तो देखो ये तो वेक्टर ए का तो परिमाण है, तो इसका तो परिमाण वही होगा, वेक्टर बी का परिमाण भी वही होगा, और साइन थीटा और एन कैप का जो परिमाण है ना वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर मॉडुलस नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि देखो 0 से लेकर पाई तक की बात कर रहा है, तो 0 से पाई/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट और पाई/2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट, तो दोनों ही क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो वैसे ही प्लस आएगा। अब देखो ये तो गया इसका सूत्र, ये अपने को याद रखना है। एक दूसरा जो इसका ज्योमेट्रिकल मीन है वो जरूर याद रखें। जब भी अगर आपसे ये कहे कि भाई ए और बी के लंबवत सदिश निकालो, ए और बी के लंबवत सदिश निकालो, तो ए और बी के लंबवत सदिश निकालना है, इसका मतलब ये है कि हमें ए क्रॉस बी निकालना है। ठीक है, ए और बी के लंबवत सदिश पूछे तो हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है। ठीक है, अब देखो हमने उसमें त्रिविमीय निर्देश तंत्र में पढ़ा था कि एक्सों के अनुदिश से इकाई सदिश कौन कौन से थे, ये आई कैप था, ये जे कैप था और ये के कैप था। कंडीशन यहां पर भी बनती है कि ये जो सदिश है ना इनके बीच में कोण थीटा है, ये थीटा अगर अलग अलग हो तो क्या बनेगा, जैसे थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब कि ए और बी के बीच का कोण कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। ठीक है, तो उस स्थिति में ए क्रॉस बी जो है वो कितना आएगा, ए क्रॉस बी जो है वो साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान जो है वो 0 होता है, इसलिए ए क्रॉस बी का मान 0 आ गया। तो एक कंडीशन यहाँ पर बन गई कि ए क्रॉस बी बराबर 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है ना वो क्या होंगे, समानांतर होंगे या सरेख होंगे। ठीक है ना, समानांतर या सरेख, कि एक ही वेक्टर ए बी है और वेक्टर बी भी इसके ऊपर से है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी बराबर 0 मतलब ए और बी समानांतर। और देखो अब थोड़ा सा यहाँ पर रिलेट करते हैं चीज़ों को कि ए डॉट बी हमने निकाला था, ए डॉट बी क्या था, वो 0 आया, तो उस समय क्या था कि ए और बी लंबवत थे। ठीक है, और यहाँ ए क्रॉस बी 0 दोनों समानांतर।
अच्छा, अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा अगर 90 डिग्री है तो साइन थीटा मान कितना हुआ, साइन थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि साइन नंबर मान एक होता है। तो ए क्रॉस बी जो है वो कितना आ गया, मोड ऑफ ए और इंटू मोड ऑफ बी, ये आएगा। तो उस स्थिति में ए क्रॉस बी का मान कितना आएगा, मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी आएगा। ठीक है, और एक अगर थीटा इज इक्वल टू पाई, थीटा इज इक्वल टू पाई, तो भी क्या होगा कि साइन जीरो का जो मान है ना वो क्या होगा, जीरो होगा। तो उस समय ए क्रॉस बी जो है वो उस समय भी जीरो आएगा, उस समय भी जीरो आएगा। तो उस स्थिति में क्या हो गया कि ए क्रॉस बी तो यहाँ पर भी समानांतर ही हैं, लेकिन क्या हुआ, इस बार दिशा चेंज हो गई। ये तो दोनों की दिशा एक ही थी कि थीटा जीरो बन रहा है तो ये तो ए हो गया, ये बी हो गया। और अगर थीटा 180 बन गया तो इसका मतलब ये बी जो है घूम के इस साइड आ गया, तो ए की दिशा तो इस साइड हो गई, बी की दिशा हो गई इस साइड। ठीक है ना, तो उस स्थिति में भी ये समानांतर होंगे, लेकिन इनकी दिशा जो है वो क्या होगी, अपोजिट होगी। ठीक है, एक इस साइड जाएगा और एक इस साइड जाएगा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी जीरो, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों सदिश क्या है, समानांतर है। अब समानांतर है तो इसका मतलब वो एक ही दिशा हो सकती है दोनों की, ठीक है ना, और दिशा अपोजिट हो सकती है। और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब कि ए क्रॉस बी जो मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी आएगा। अब देखो वहां पर हमने पढ़ा था कि डॉट के लिए हमने क्या पढ़ा था कि आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। यहां पर आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के क्या आ गया, जीरो आएगा। क्यों भाई जीरो इसलिए आएगा कि आई क्रॉस आई मतलब आई और आई के बीच में कौन कितना बन रहा है, जीरो बन रहा है, और साइन जीरो का मान कितना होता है, जीरो होता है। तो अगर हम आई क्रॉस आई निकालें तो मोड ऑफ आई और साइन जीरो की वैल्यू जीरो, इसका मतलब आई क्रॉस आई कितना आ गया, जीरो आ गया। तो आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के जीरो। तो यहाँ पर एक बात और भी लिख लें साथ में कि भाई ए क्रॉस ए, कोई भी सदिश का खुद के साथ अगर अदिश गुणनफल निकालोगे तो क्या आएगा, वो जीरो आएगा। और ए क्रॉस से माइनस ए निकालोगे ना तो भी वो जीरो ही आएगा। लेकिन उस स्थिति में क्या हुआ कि ये तो दोनों क्या थे कि दोनों के बीच में दोनों की दिशा एक ही थी, यानी कोण जीरो बन रहा था। और यहाँ पर दोनों की दिशा क्या अपोजिट होगी, एक इस साइड जा रहा है तो दूसरा इस साइड आ गया। ठीक है, तो उस स्थिति में कोण बन गया 180 डिग्री का, तो भी ये जीरो आएगा। तो एक चीज़ याद रखें कि खुद का खुद के साथ में सदिश गुणनफल यानी क्रॉस, खुद का खुद के साथ अगर क्रॉस निकालोगे तो वो जीरो आएगा, और खुद का खुद के साथ अदिश गुणनफल निकालोगे यानी डॉट निकालोगे तो वो क्या था, मोड ऑफ जो भी सदिश था उसका मोड का स्क्वायर। ठीक है ना, तो इकाई सदिश के साथ यानी कि आई डॉट आई कर रहे तो इसलिए वन बन रहा था वो, क्योंकि आई डॉट आई अगर हम निकाल रहे थे तो मोड ऑफ आई का स्क्वायर बन रहा था, और मोड ऑफ आई कितना था, वन ही तो होता है। ठीक है, तो और इसी प्रकार से हमने लिखा था कि भाई ए डॉट ए लिखा था तो वहां पर मोड ऑफ ए का स्क्वायर किया था। ठीक है, तो ए डॉट ए तो मोड ऑफ ए का स्क्वायर होगा, लेकिन ए क्रॉस ए जीरो, आई क्रॉस आई जीरो। तो अब ये चीज़ें जो है ना मिलने शुरू हो जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान रखें इन चीज़ों को, क्योंकि आई डॉट आई की जगह हम आई क्रॉस आई वाली बात लिख देंगे। ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये और ये चीज़ें 2-4 क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगी। ठीक है, तो ये था अपना क्रॉस से संबंधित बातें। अब देखो, अब करते हैं अपन पर्सन। अच्छा, एक चीज़ और है, देखो मैंने वहाँ हमने देखा था कि आई डॉट जे जीरो, यहाँ आई क्रॉस जे के आएगा, जे क्रॉस के आई आएगा, और आई के क्रॉस आई जे आएगा। मतलब ये है कि चक्रीय क्रम में चेंज होंगे। ठीक है ना, मतलब ये हुआ कि ये आई जे और के इस तरीके से। ठीक है ना, ये जे हो गया कि भी आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई और के क्रॉस आई जीरो। अगर इनकी दिशा चेंज जाएगी ना तो फिर चिन्ह माइनस का जाएगा, कि अगर ये कहते हैं कि जे क्रॉस आई तो जे क्रॉस आई का मान जो माइनस के होगा। ठीक है ना, क्योंकि एक ये भी अपनी बात याद रखें, इंपॉर्टेंट बात है भी कि ए क्रॉस बी जो है ना, ए क्रॉस बी है डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये बराबर नहीं होते। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते, यानी ये होंगे एक दूसरे के विपरीत। ए क्रॉस बी जो है वो बराबर होगा माइनस बी क्रॉस ए के। ठीक है ना, ए क्रॉस बी जो है माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होगा। ठीक है, तो दिशा बदलते ही माइनस आ गया, तो यहाँ पर भी क्या होगा, आई क्रॉस जे तो क्या होगा, लेकिन जे क्रॉस आई कर देंगे तो माइनस क्या आएगा।
ठीक है। के क्रॉस जे कर देंगे तो माइनस आई आएगा, आई क्रॉस के कर देंगे तो जे आएगा, नहीं तो चक्रीय क्रम में चलते जाओ, आई जे के, आई जे के, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस आई, के क्रॉस आई जे। ठीक है, तो ये अपने को याद रखनी है। अब देखो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपन एक्सरसाइज शुरू करते हैं, और फिर एक दो बातें हो रहा है वो इनकी, वो अपन उसके साथ जो क्वेश्चन करेंगे उसी में पढ़ लेंगे, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आएगा इसमें एक, और एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा, वो अपन जब क्वेश्चन करेंगे उसी में पढ़ेंगे। ठीक है ना। एक्सरसाइज 10.14 कर रहा हूँ मैं, और इसमें देखो वेक्टर ए बराबर दे रखा है आई कैप माइनस 7j कैप प्लस 7k कैप, और वेक्टर बी बराबर दे रखा है 3i कैप माइनस 2j कैप और प्लस 2k कैप, ये दे रखा है, और कह रहा है कि मोड ऑफ ए क्रॉस बी ज्ञात करो, ये ज्ञात करना है। तो देखो वहाँ ए डॉट बी निकालना तो बड़ा आसान था कि आई डॉट आई 1 कर रहे थे और बाकी 0 कर रहे थे, यहाँ पर उस तरीके से नहीं निकालेंगे, काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो अपन ए क्रॉस बी जो है ना वो निकालने का जो डिटर्मिनेंट फॉर्मूला है ना वो काम में लेंगे। ठीक है ना। ए क्रॉस जे निकालेंगे, वो हम सारणिक विधि से निकालेंगे, और सारणिक विधि में क्या होता है कि सबसे पहले तो आप क्या लिखेंगे, आई जे और के। ठीक है। आई पहले ए है तो ए के अदिश घटक 1 माइनस 7 7, फिर बी के घटक 3 माइनस 2 और 2। अब इसको सोल्व कर लो, तो आई ये लिखो, अब ये छोड़ दो और ये छोड़ दो, तो माइनस के 14 और माइनस के 14 माइनस प्लस के 14 हो गए। ठीक है। फिर पहला प्लस का फिर माइनस का, माइनस जे ये छोड़ दो, यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ दो, तो ऊपर से नीचे आओ और नीचे से ऊपर जाओ, तो 2 एकम 2 और 7 21 प्लस के कैप, इसको छोड़ो और इसको छोड़ो, माइनस का 2 और माइनस का 21 तो प्लस का 21 हो गया। कितना हो गया, ये तो 0 हो गया, और 21 में से 2 हटाओगे तो माइनस के 19 बचे, माइनस माइनस गुणा के प्लस, तो प्लस के 19 जे हो गए, और ये प्लस के 19 बच गए के कैप। ठीक है। अब हमें क्या चाहिए था, ए क्रॉस बी का परिमाण चाहिए था, मॉडुलस चाहिए, तो रूट ऑफ ए क्रॉस बी कितना, ये तो आया है, तो 19 का स्क्वायर 361 प्लस 19 का स्क्वायर 361 ही आएगा। ठीक है। और इसको हम ये लिख सकते हैं कि भाई 361 गुणा 2 लिख सकते हैं, 2 बार आ गया ना तो गुणा 2 लिख दिया। ठीक है। और चाहे तो 361 को 2 बार जोड़ दो और चाहे 361 को 2 बार गुणा कर लो, बात तो ही ज्ञानी है। और 361 का वर्गमूल अपने को पता है कि 19 होता है, और इसका निकलता नहीं है, तो ये आ गया ए क्रॉस बी जो है ना वो कितना आ गया, यानी ए क्रॉस बी का जो परिमाण है वो कितना आ गया, 19√2 आ गया। ठीक है। तो ये सदिश ए क्रॉस बी निकालना है, नहीं सदिश गुणनफल निकालना है, तो हम सारणिक विधि से निकालेंगे। आई जे के लिखेंगे, पहले जो सदिश यहाँ है उसके घटक लिखेंगे, फिर दूसरे सदिश के घटक लिखेंगे। ठीक है। अगर यहाँ बी क्रॉस ए होता तो फिर ये आते ऊपर। ठीक है। और वैसे भी हम सारणिक में पढ़ेंगे, सारणिक में पढ़ भी लिया कि इनमें अगर एक 2 रो आपस में चेंज होती है तो चिन्ह बदल जाता है। ठीक है। सारणी के मान में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन चिन्ह जो वो बदल जाएगा। 10 आ रहा है, अगर सारणी का मान 10 आ रहा तो फिर माइनस का 10 आएगा। ठीक है। तो इस तरीके से ए क्रॉस बी निकालते हैं अपन। ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है ए प्लस बी, एक तो ए प्लस बी है व ए माइनस बी के लंब दिशा में मात्रा सदिश ज्ञात करो। इन दोनों के लंबवत मात्रा सदिश निकालना है। ठीक है। और साथ में कह रहा है कि एक वेक्टर ए जो है वो तो दे रखा है अपने को कितना, 3i कैप और प्लस 2j कैप और प्लस 2k कैप, ये दे रखा है वेक्टर ए। और वेक्टर बी जो दे रखा है वो दे रखा है i कैप और प्लस 2j कैप और माइनस 2k कैप। ठीक है। और हमें प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि a प्लस बी और a माइनस बी के लंबवत और मात्रा सदिश पूछा है। ठीक है। तो दिमाग को दौड़ाओ, a और इन एक सदिश तो ये हो गया और दूसरा सदिश ये होगा, इन दोनों के लंबवत पूछा है। इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी अपने निकालना है। भाई 2 सदिश हो गए, दोनों सदिशों के लंबवत कब आएगा, जब दोनों का क्रॉस निकाल देंगे।
तो कोई भी सदिश अगर दोनों के लंबवत पूछ रहा है, इसका मतलब दोनों का सदिश गुणनफल पूछ रहा है अपने को, दोनों सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट पूछ रहा है। ठीक है, तो ए प्लस बी लिखता हूँ, देखो ए प्लस बी चाहिए अपने को, तो ए प्लस बी लिखता हूँ, सीधा जोड़ दो तो कितना आएगा 3 और 1 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप, और ये कट गए दोनों। और ए माइनस बी लिखना है, तो ए में से भी घटाओ, तो 3 में से घटाओगे तो 2 बच गया, और 2 में से घटाया 0, और ये दोनों 2 में से माइनस घटाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो 4 के कैप हो गया। ठीक है, अब हमें क्या पूछ रहा है, पहले हम निकालते हैं ए प्लस बी, या यूँ कह दो कि भाई ए प्लस बी व ए माइनस बी के लंबवत सदिश। ठीक है ना, इसके लंबवत सदिश पूछ रहा है, तो वो क्या आएगा, लंबवत सदिश आएगा ए प्लस बी का, ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी, और ए प्लस बी दो सदिश हो गए, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो आई सदिश उसे सारणिक विधि से निकालेंगे, डिटर्मिनेंट बना के निकालेंगे, तो ये 4 हो गए, ये सॉरी आई कैप जे कैप और के कैप, 4 4 0, इसमें के का पद नहीं है ना तो 0 हो गया, 2 इसमें जे का 0 है तो ये 4 हो गया। ठीक है, और सोल्व करेंगे तो आई 16 माइनस 0 तो 16 आएगा, माइनस जे, इसको छोड़ो 16 माइनस 0, ठीक है, और इसको छोड़ो 0 माइनस 8 तो प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 8 हो गया, तो 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप और प्लस 8 के कैप। ये तो कौन आया है, ए और बी के लंबवत सदिश आया है। ठीक है, और हमें क्या पूछा है, इनके दोनों के लंबवत इकाई सदिश पूछा है ना, तो देखो क्या होगा, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी के लंबवत इकाई सदिश पूछा है, तो ए प्लस बी व ए माइनस बी के लंबवत इकाई सदिश, लंबवत इकाई सदिश पूछा है, तो सदिश तो आ ही गया, लंबवत सदिश तो ये मिल गया, तो लंबवत सदिश तो ये हो गया, इकाई सदिश ये, इसका मतलब कि इसी का अपने को क्या बनाना है, इकाई सदिश बनाना है। तो इकाई सदिश बनाने का तरीका क्या होगा कि सदिश अपने को क्या मिल गया, ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी, ये तो क्या हो गया, इन दोनों के लंबवत सदिश हो गया, और इसको बनाना है इकाई सदिश, तो क्या करेंगे, इसके परिमाण का भाग दे देंगे, ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी। भाई किसी भी सदिश का इकाई सदिश निकला हो तो क्या करते थे, सदिश में सदिश के परिमाण का भाग तो देते थे, तो ये किया हमने कि भाई इन दोनों के लंबवत सदिश तो ये मिल गया, अब हमें क्या बनाना है, इसका इकाई सदिश बनाना है, तो इसके परिमाण इसी सदिश में इसके परिमाण का भाग दे देंगे, तो ये तो कितना आ रहा है 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप प्लस 8 के कैप, और इनका परिमाण कितना आएगा, 16 का वर्ग 256 प्लस 16 का वर्ग 256 और 8 का 64, कर लो इनको, जो भी आएगा वो आ जाएगा। देखो 8 ऊपर से कॉमन आ जाएगा, तो 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप और प्लस के कैप, और नीचे से कितना आएगा अंडर रूट 256 और 256 512 तो ये हो गए, और 512 और 64, 512 और 64 कितने हो गए, 256 और 256 512 हो गए, और 512 और 64 हो गए 572, 512 और 576 हो गए, 576 का वर्गमूल निकालोगे ना तो वो आएगा 24, 576 का वर्गमूल होता है 24, तो 8/24, ठीक है, और 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, और ये आ गया अपना 1/3 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, बस केवल सीधा सा काम है, थोड़ी सी भाषा को समझना है। प्रश्न में कह रहा था कि ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों के लंबवत इकाई सदिश पूछा है, तो दोनों के लंबवत सदिश निकालना है, तो पहले दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, तो वहाँ से अपने को क्या मिलेगा, एक दोनों के लंबवत सदिश मिलेगा। अब सदिश अपने को मिल गया, उसके अंदर हमें क्या निकालना है, उसका इकाई सदिश निकालना है, तो उसमें क्या करते हैं कि सदिश में सदिश का परिमाण का भाग देते हैं। तो मैंने यही किया यहाँ कि ए प्लस बी और ए माइनस बी निकाले, पहले तो ए और बी की सहायता से निकाले, फिर इन दोनों के लंबवत सदिश निकाला, मतलब इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, वो ये आ गया, और फिर क्या किया था, इसके लंबवत इकाई सदिश पूछा ना, तो उसमें क्या किया, सदिश में सदिश का परिमाण का भाग दे दिया। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा लेंथी था क्वेश्चन लेकिन सिंपल है वैसे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो क्या, देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये यहाँ आ गया, लेकिन ये क्वेश्चन
पहली एक्सरसाइज की तरह है। देखो क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें क्या दे रखा है अपने को कि एक मात्रक सदिश ए आई के साथ π/3, जे के साथ π/4 और के साथ एक न्यून कोण बनाता है, तो थीटा का मान ज्ञात करो। न्यून कोण थीटा बनाता है तो थीटा का मान ज्ञात करो और इसकी सहायता से ए के घटक भी लिखो। अब देखो ये क्या कह रहा है अपने को कि ए कोई सदिश है और वो भी क्या है, इकाई सदिश है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि इसका परिमाण कितना है, 1 है, ये कह रहा है। ठीक है, अब साथ में कह रहा है कि जो ये सदिश ए है ना, ये क्या कर रहा है कि आई के साथ मतलब एक्स अक्ष के साथ में कोण कितना बना रहा है, ये एक्स अक्ष के साथ। देखो हमने शुरू में पढ़ा था कि कोई सदिश अक्षों के साथ में अल्फा बीटा गामा कोण आता है तो उसकी दिक् हो जाए कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा थी, ध्यान में है। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि आई के साथ कोण बना रहा है, इसका मतलब एक्स अक्ष के साथ, जे के साथ बना रहा है इसका मतलब वाई एक्स के साथ, और के साथ बना रहा है इसका मतलब जेड एक्स के साथ। तो यहाँ एल्फा का मान तो कितना दे रखा है, एल्फा का मान तो दे रखा है π/3, और बीटा क्या चीज़ है, आई के साथ कोण, जिसको मैं एल्फा से लिख रहा हूँ, ठीक है ना। और जे के साथ कोण को मैं किससे लिख रहा हूँ, बीटा से, वो कितना है π/4। और के साथ मतलब जेड एक्स के साथ कोण जो है उसको मैं लिख रहा हूँ गामा से, वो कितना है, थीटा है। ठीक है, तो पहले तो अपने थीटा का मान निकालना है। तो देखो सबसे पहले तो अपन लिखते हैं वेक्टर ए जो है ना वो अक्षों के साथ में कोण आ रहा है ये, तो वेक्टर ए की डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगी, दिक् हो जाए, डायरेक्शन कोसाइंस होंगी कितनी, कोस π/3, कोस π/4 और कोस थीटा, ये तो होंगी। कोस π/3 1/2, 1/√2 और कोस थीटा हो गया। ये तो आगे क्या है, वेक्टर ए की दिक् कोसाइंस आ गई। अब अपने क्या कह रहा है कि दिक् कोसाइंस आ गई, लेकिन इसमें थीटा अननोन है ना, तो थीटा का मान निकालना है। तो अपने को पता है कि भाई कोस स्क्वायर अल्फा, या यूं कह दो कि भाई एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर दिक् कोजाओं के वर्गों का योग 1 होता है, ये बात अपन जानते हैं अच्छे से। तो एल का मान कितना आया 1/2, तो 1/4, एम का मान 1/√2 तो 2, और कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये कितना हो गया, कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर होगा ये 3/4 होगा, और 1 में से घटाओगे 3/4 तो ये बच गया 1/4। ठीक है, और कोस थीटा बराबर हो गया 1/2, और थीटा बराबर हो गया अपने पास π/3। ठीक है, तो थीटा का मान आ गया π/3। ठीक है, अब देखो इसलिए वेक्टर ए जो वो क्या होगा, वेक्टर ए जो वो क्या होगा कि इकाई सदिश है, इकाई सदिश है। तो देखो जब हमने एक इकाई सदिश लिखा था तो मैंने एक कहा था ये बात है कि भी ए अगर इकाई सदिश है ना तो उसके जो अदिश घटक होते हैं ना वो उसकी दिक् कोजाएं होती हैं। ठीक है ना, ये बात मैंने शुरू में बताई थी कि अगर कोई सदिश अगर इकाई सदिश है तो उसकी जो अदिश घटक होते हैं वो उसकी दिक् कोजाएं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिक् कोजाएं दे रखी है, इससे वेक्टर ए बनाना है तो क्या आ जाएगा कि कोस अल्फा यानी कोस π/3, या यूँ कह दो कि सीधी कोजाएं क्या क्या आई थी, एक तो ये आई थी, एक ये और एक ये। ठीक है, तो लिखना चाहो तो सीधा लिख दो, और अगर यूँ लिखना चाहो कि भी वेक्टर ए बराबर हो जाएगा कोस अल्फा यानी π/3 आई कैप प्लस कोस π/4 जे कैप और प्लस कोस गामा यानी थीटा के कैप। ठीक है, और ये तो हो गया अपना 1/2 आई कैप, और ये हो गया 1/√2 जे कैप, और ये कितना होगा, कोस थीटा का मान कितना आया था 1/2 के कैप। बस ये तो पूछा है। अब देख लो आप इसका परिमाण निकालोगे तो एक ही तो आएगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी पुरानी बातें काम में आई हैं, यहाँ इस प्रश्नावली का कोई है ही नहीं कुछ। ये कह रहा था कि भी ए जो है वो एक इकाई सदिश है और वो एक्स एक्स के साथ यानी आपका आई के साथ अल्फा कोण बनाता है यानी π/3 बना रहा है, जे के साथ π/4 बना रहा है, के साथ थीटा बना रहा है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना कि भाई अल्फा हमारे पास π/3 है, बीटा हमारे पास π/4 है, गामा हमें ज्ञात करना, गामा थीटा है। तो हम जानते हैं कि भी जो ए जो सदिश है वो उसकी दिक् कोसाइन क्या हो जाएंगी, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, ये हो गई। और फिर हम ये भी जानते हैं कि इनकी जो दिक् को जाऊंगे वर्गों का योग एक होता है, उससे हमने कोस थीटा का मान निकाल लिया। अब हमें क्या लिखना था, वो सदिश लिखना था ना, तो सदिश क्या हो जाएगा कि भी सदिश इकाई सदिश है, इकाई सदिश में क्या होगा, इकाई सदिश में जो इकाई सदिश के अदिश घटक होते हैं वो क्या होते हैं, उसके दिक् कोजाएं होती हैं। तो ये सदिश आ गया।
ठीक है ना। सदी से की दिक्को लिख दी मैंने साथ में, और साथ में उनके आई जे और के लगा दिया। ये अपने पास ए आ गया। फिर इसमें पूछ रहा है कि ए के घटक बताओ, तो ए के घटक 1/2, अदिश घटक तो 1/2, 1/√2, 1/2 हो गए, और सदिश घटक पूछे तो 1/2 आई कैप, 1/2√2 जे कैप, 1/2 के कैप। ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन हो रहा है कि चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपन एक्सरसाइज को इस क्लास को रोकते हैं। क्लास और रोकी, फिर उसके बाद एक रोज प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, यानी 12वीं लेवल का काम अपना कंप्लीट हो जाएगा। जो वर्तमान में जो सिलेबस में चल रहा है 10th-12th क्लास का, वो मैटर पूरा हो जाएगा। a-b क्रॉस a+b जो है वो बराबर होगा किसके, 2 गुणा a क्रॉस b के। ये बात अपने को चेक करनी है। ठीक है, सीधा सा है, कुछ नहीं है इसमें। तो a-b क्रॉस a+b, यहाँ बंटन नियम लागू होगा। बंटन नियम का मतलब ये है कि पहले इस a का क्रॉस इस पूरे से कराओ, फिर इस b का क्रॉस पूरे से कराओ। तो a क्रॉस a+b और फिर माइनस है b क्रॉस a+b। ठीक है ना। अपन लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। अब क्या होगा, a क्रॉस a और फिर a का इससे करो b से, a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a और माइनस b क्रॉस b। सिंपल सा प्रश्न है। खुद के साथ सदिश क्रॉस निकालता है तो 0, तो ये 0 हो गया, प्लस a क्रॉस b, और इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लग दी, यानी a क्रॉस b और b क्रॉस a बराबर नहीं होते। तो अगर आप इसको a क्रॉस b करोगे ना, बदलोगे तो चिन्ह बदल जाएगा। तो ये प्लस का a क्रॉस b हो गया, और ये फिर 0 आ गया, तो ये कितना हो गया, 2 a क्रॉस b हो गया। बस हो गया आंसर। ये तो अपनी राइट हैंड साइड है RHS। ठीक है, तो ये थे अपने आज एक्सरसाइज 10.4 अपन ने शुरू कर दी है, और 10.4 के अपने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं वो अपने अगली क्लास में करेंगे, और इसमें थोड़ी सी बातें और बच गई हैं क्रॉस के ऊपर, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।